Good morning, student. Welcome back. This is our second video of Indian economic development, and in this video, we are starting our topic from agriculture sector on the eve of independence. तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे, इसका प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है उसकी 1947 में क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी. सो लेट्स स्टार्ट. India's economy during the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. तो हम समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस से कि भाई हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 85% जो था वो किस पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पर. और मोस्टली जो पॉपुलेशन है अपने जीवन को जीने के लिए, आय के लिए, वो किस पर निर्भर थी, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर थी. तो इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, मतलब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था. डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टेगनेशन एंड नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटेरियोरेशन. तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, स्टेगनेंट था. स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, जो विकास नहीं करता है, जो स्थिर रहता है, जिसमें कोई ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्थिर. सो देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो थ्रू द एब्सोल्यूट टर्म्स. द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, कुछ हद तक ग्रोथ हुई थी क्योंकि हमारा कृषि के अंदर जो क्षेत्र था वो इंक्रीज हुआ था. द स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट. अब जो स्टेगनेशन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था वो था हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था. तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का मेन मोटिव यही था कि इंडिया से कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, कैसे फ़ायदा लिया जाए, कैसे अपनी इनकम बढ़ाई जाए. इसके लिए वो इंडियंस और इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करते थे. उसी का एक पार्ट था लैंड टेन्योर सिस्टम. इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट सिस्टम जैसे जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किए. और ये जो सिस्टम थे इनके अंदर उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपने इंटरमीडियरीज़ को डेप्यूट किया और वो एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते थे उनसे, और ज़बरदस्ती हमारे फार्मर्स से वो लगान वसूल करते थे. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट बाय दिस लैंड टेन्योर सिस्टम इंडियन फार्मर्स फेस द नेगेटिव सिचुएशन और दे हैव टू पे रेंट फोर्सफुली वेदर देयर प्रोडक्शन इज़ गुड और नॉट. सो the interest of the जमींदार was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivars. तो कहने का मतलब ये कि कल्टीवेटर्स यानी हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन चाहे जो भी हो, लेकिन ज़मींदार्स का मेन काम क्या होता था कि कैसे उनसे लगान वसूला जाए. यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति भले ही ख़राब है, भले बारिश नहीं हुई है, भले कृषि उपज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लगान उनसे ज़बरदस्ती लिया जाता था. कहने का मतलब उनके ऊपर आर्थिक शोषण होता था. So, revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Date for depositing specified sum of revenue were fixed, failing which the zamindar were to lose their rights. अब यहाँ पर जमींदार के ऊपर भी फाउंडेशन था कि उनको उस पर्टिकुलर डेट तक जो है ब्रिटिश एम्पायर का जो कलेक्शन का टारगेट था और रेवेन्यू का वो सबमिट करना होता था. अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने अधिकार खो देंगे. इसलिए वो अब इसको पूरा करने के लिए क्या करते थे, वो फार्मर्स के ऊपर ज़्यादती करते थे, उनको फोर्स करते थे और उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था. सो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दीज आर अदर आल्सो फैक्टर्स विच लेड टू द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. इससे हमारा उत्पादन कम हुआ क्योंकि सुविधाओं का भी अभाव था. सिंचाई सुविधाएँ हों, चाहे वो तकनीकी सुविधाएँ हों, उनकी कमी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति भी डाउन हुई और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हुआ. उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फैक्टर आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कृषि का वाणिज्यकरण. व्हेन वी स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजप्शन,
इट इज़ नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब एक कृषक या फार्मर किसान विभिन्न फसलों का उत्पादन अपने खुद के उपभोग के लिए न करके बाज़ार में उनको बेचने के लिए करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, बिकॉज दीज क्रॉप्स वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। क्योंकि इन कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्ट हो रहा था वो रॉ मटेरियल के रूप में कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड था, और वो चाहते थे कि इंडिया से इसको एज ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाए। इसलिए उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि आप फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, ज़बरदस्ती हमारी कृषि का वाणिज्यीकरण किया। लेकिन उससे जो इनकम हुई वो फार्मर्स को नहीं गई, उसका फ़ायदा किसको मिला? ब्रिटिश एम्पायर को मिला। So India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil, while a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops. A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी हमारे किसानों की, उसकी वजह से वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए और उनके ऊपर आर्थिक रूप से ज़्यादती की गई और ज़बरदस्ती उनको लगान देना पड़ा। और इसके साथ ही ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की आर्थिक सुविधाएं ब्रिटिश एम्पायर द्वारा विकसित की गई, चाहे वो कृषि सुविधाएं हो। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत लो था, बैकवर्ड था, किसानों की आय बहुत कम थी, और जो भी आय उनकी होती थी उसके ऊपर ब्रिटिश शासकों द्वारा ज़मींदारों के माध्यम से, लैंड टेन्योर सिस्टम के माध्यम से जो है वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर लगान वसूला जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज आल्सो वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो नाउ वी कम टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, 85% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड थी, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड होगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका बिकॉज जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो हमारे फेवर में नहीं थी। वो रियली नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कोई सा भी सेक्टर डेवलपमेंट हो। वो चाहते सिर्फ यही थे कि इंडिया से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ओन कंट्री ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए। सो आवर फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, नो कोरेस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द फार्मर। तो उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत उन्होंने सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इंडिया का, एंड इट वाज टू फोल्ड। फर्स्ट वाज to reduce India to the status of mere exporter of the important raw material for the upcoming modern industries in Britain। तो उन्होंने जो आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति फॉलो की, लागू की, उसके मुख्यतः दो ही उद्देश्य थे। पहला ये था कि इंडिया को कैसे उन वस्तुओं का रॉ मटेरियल या उस रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया जाए जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक है। सेकंड, to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of British government or their home country। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटेन में गुड्स तैयार हो रही थी उनको अच्छा मार्केट चाहिए था सेलिंग के लिए, तो इंडिया उनको इंपोर्ट करता था, और अच्छा मार्केट होने से जो इनकम होती थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को या ब्रिटेन को जाती थी। तो कहने का मतलब इस दो पहलू या द्विपक्षीय उद्देश्य की जो नीति थी उनकी, उसके अंतर्गत दो ही पहलू थे। पहला इंडिया को रॉ मटेरियल में एक्सपोर्टर में कन्वर्ट करना, दूसरा इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल पहला, दूसरा इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
So, in that scenario, there was a decline of indigenous handicraft industry, created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market. So, हम समझ सकते हैं कि इस तरह से यह नीति लागू करने से भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है और साथ ही दूसरे जो उद्योग अच्छी कंडीशन में थे वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए और उनका डिटेरिएशन हुआ, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता. So during the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. ठीक है, प्रोग्रेस हमारी स्लो थी. कन्फाइंड द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल. ठीक है, कुछ हद तक केवल कॉटन और जूट टेक्सटाइल का ही इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उनको सेटअप किया गया. और द कॉटन टेक्सटाइल मेनली जो थी वो इंडियंस उसको ऑपरेट कर रहे थे, स्पेशली महाराष्ट्र गुजरात में. जूट मिल जो थी वो फॉरेनर्स डोमिनेट कर रहे थे, स्पेशली इन बंगाल. और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो 20th सेंचुरी में, स्पेशली टिस्को कंपनी जो 1907 में स्थापित हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. तो कुछ अदर इंडस्ट्री जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर एट्सेट्रा ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टैब्लिश हुई. सो हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी जिसमें कोई भारी मशीन हम बनाएं या ऐसी मशीनें बनाएं जिनका उपयोग अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हो. तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन. तो कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो ऐसी गुड्स और मशीन्स का प्रोडक्शन करे जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड हो. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर एंड there were no substitute to the near wholesale displacement to the country's traditional handicraft industries. ठीक है. Furthermore, the growth rate of new industrial sector and its contribution to the GDP remained very small. तो कहने का मतलब एक इकोनॉमी हमारी एग्रेरियन थी, कृषि प्रधान थी, और अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र का जो योगदान था वो बहुत कम था. तो जीडीपी यानी कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान भी बहुत कम था, नगण्य था. सो अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर का जो ऑपरेशन था, सार्वजनिक क्षेत्र का, वो बहुत कम था. दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो उस समय क्या था, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें केवल कुछ ही एरिया ऑफ प्रोडक्शन थे, जैसे रेलवे सर्विसेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो इसके अलावा जो हमारा बाकी जो प्रोडक्शन थे वो प्राइवेट सेक्टर में ही पाए जाते थे. तो कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका, जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो वेरी लो एंड बैकवर्ड.